अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर जो हमारा चल रहा है अभी, चैप्टर नंबर 5 मांग की लोच। कल तक हमने कराया था मांग की लोच निकालने की 3 विधियां थी। अब एक एक विधि का वर्णन करेंगे। नंबर 1 कुल व्यय विधि। ये मांग की लोच निकालने की पहली विधि है कुल व्यय विधि। इस विधि का प्रतिपादन डॉक्टर मार्शल ने किया है। उसके अनुसार वो ये चेक करेगा कि मांग की लोच कैसे निकाली जाएगी। वो ये चेक करेगा कि वस्तु पर किए जाने वाले व्यय का मांग पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वस्तु की कीमत बदलने से उस पर किए जाने वाले व्यय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस दिशा में प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए आपको एक टेबल बनाते हैं। इधर हम ले लेते हैं कीमत, एक साइड लेते हैं कुल व्यय और मांग की लोच। अब हमारी कीमत, पहला 3 कंसेप्ट आएंगे इसके अंदर आपके। यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाए, मतलब अप हो जाए या डाउन हो जाए, यदि वस्तु की कीमत कम हो रही है या बढ़ रही है या घट रही है और आपके कुल व्यय पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, नो चेंज। पहला कंसेप्ट ये हो गया कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है या घट रही है और आपके कुल व्यय पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, नो चेंज, इस अवस्था में मांग की लोच इकाई के बराबर हो जाएगी। ये हो गया पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है, मतलब अप, और कुल व्यय घट रहा है, डाउन, और यदि वस्तु की कीमत कम हो रही है और हमारा कुल व्यय बढ़ रहा है, अप। देखो यहां विपरीत संबंध हो रहा है। वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो कुल व्यय कम हो रहा है। वस्तु की कीमत अगर डाउन हो रही है, कम हो रही है, और कुल व्यय बढ़ रहा है, मतलब इन कीमत और कुल व्यय में विपरीत संबंध चल रहा है। तो इस अवस्था में मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार हो जाएगी। वो इकाई लोचदार होएगी, ये इकाई से अधिक, क्योंकि इसमें विपरीत रिलेशन चल रहा है। कीमत बढ़ने से कुल व्यय कम हो रहा है, कीमत कम होने से कुल व्यय बढ़ रहा है। जब विपरीत संबंध है इन दोनों के बीच में तो वहां पर मांग की लोच क्या होगी, इकाई से अधिक हो जाएगी। और तीसरा ये अवस्था क्या हो सकती है, आपकी वस्तु की कीमत अप हो रही है, आपका कुल व्यय भी अप हो रहा है, बढ़ रहा है, और वस्तु की कीमत यदि कम हो रही है, डाउन हो रही है, कुल व्यय भी डाउन हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, कम हो रहा है, तो इस अवस्था में मांग की लोच इकाई से कम हो जाएगी। ये 3 अवस्थाएं हो गई। इसमें वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो कुल व्यय भी बढ़ रहा है, वस्तु की कीमत कम हो रही है तो उस पर किया जाने वाला कुल व्यय भी कम हो रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों में धनात्मक संबंध है, पॉजिटिव रिलेशन है। तो उस अवस्था में मांग की लोच इकाई से कम होएगी। अब हम इसका एक टेबल बनाएंगे। ये तो इसका अर्थ हो गया। अब इसकी एक तालिका बनेगी, एक रेखा चित्र बनेगा। हम इधर ले लेंगे कीमत, इस साइड ले लेंगे मांग, यहां निकालेंगे कुल व्यय, और यहां पर मांग की लोच।
कीमत 2 1, मांग 4 8, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कुल वह निकलेगा 8, इधर भी 8। सेकंड, यहाँ पे 4 ले लेते हैं, यहाँ पे 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई 8, यहाँ पे 10, ये सेकंड हो गया। थर्ड, तीन 4, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 6 4, देखो अब इस तालिका को हम व्याख्या करेंगे। जब वस्तु की कीमत कम हो रही है तो आपका कुल व्यय 8 का 8 ही रहा है, मतलब कीमत कम होने से कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो पीछे बताया था मैंने आपको, ये क्या बनेगा, इकाई लोचदार मांग, 1 आएगा इसमें आंसर। देखो जब वस्तु की कीमत 2 से कम होकर 1 हो गई, कुल व्यय 8 का 8 ही रहा, तो मांग की लोच 1 के बराबर हो जाएगी। इसी तरह यहाँ देखो, यदि वस्तु की कीमत 2 से कम होकर 1 हो रही है और कुल व्यय 8 से बढ़कर 10 हो गया, मतलब हमारा कुल व्यय और कीमत में विपरीत संबंध हो गया, तो यहाँ पर मांग की लोच इकाई से अधिक हो जाएगी। तीसरी अवस्था क्या हो सकती है, जब कीमत 2 से कम होकर 1 हो गई, हमारा कुल व्यय भी कम होकर 6 से 4 हो गया, कीमत कम हो गई, कुल व्यय भी कम हो गया, तो ये धनात्मक संबंध हो गया दोनों में। तो यहाँ पर मांग की लोच 1 से कम, इकाई से कम लोचदार हो जाएगी। ये तो हो गया आपका तालिका। अब हम करेंगे इसका रेखा चित्र बनाएंगे अभी। अब हम कुल व्यय विधि का एक रेखा चित्र बनाएंगे, डायग्राम बनेगा इसमें एक। इधर आएंगे आपके टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय, और इधर आएंगे प्राइस। या अपनी तरफ से कुछ भी नंबर डाल सकते हैं। जो ये TE रेखा है, ये है टोटल एक्सपेंडिचर वक्र। यहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हो, पॉइंट ABCD, बुक में है चाहे वो याद कर लो, या खुद ही अपने भी डाल सकते हैं, पॉइंट MNOP। अब देखो इस रेखा चित्र में जो OX अक्ष है वो टोटल एक्सपेंडिचर व्यक्त कर रहा है, कुल व्यय, और जो OY अक्ष है वो वस्तु की कीमत दर्शा रहा है। जो ये TE रेखा है ये आपकी कुल व्यय रेखा है। जो ये TE रेखा का BC पार्ट है ये आपका मांग की लोच यहाँ पर 1 के बराबर है, इकाई लोच दर मांग है। यहाँ पर ED आपका 1 है। कैसे, हमारे TE कुल व्यय वक्र के BC पार्ट से हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ पर मांग की लोच इकाई लोचदार है। जब वस्तु की कीमत यहाँ पे हम क्यू लगा देते हैं, OQ थी, तो कुल व्यय QC के बराबर हो रहा था, पहले हो रहा था QC कुल व्यय, और जब वस्तु की कीमत OQ से बढ़कर ON हो गई तब कुल व्यय हो रहा है NB, ये वाला पार्ट्स NB हो रहा है। अब QC और NB ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जब वस्तु की कीमत बढ़ी है तो कुल व्यय पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा,
इट मीन्स यहाँ पर मांग की लोच इकाई लोच दर मांग है। अब जो टीई वक्र है इसका जो ये ए बी पार्ट है ये दर्शाता है ग्रेटर देन 1, मीन्स इकाई से अधिक लोच दर मांग। टीई वक्र का ए बी पार्ट, सॉरी ए बी नहीं टी बी पार्ट आपका कहलाता है ग्रेटर देन 1। ये कैसे? जब वस्तु की कीमत ओ एन थी तो हमारा कुल व्यय था एन बी। इस अवस्था में कुल व्यय एन बी हो रहा है। अब वस्तु की कीमत बढ़कर ओ एन से ओ एम हो गई, लेकिन हमारा कुल व्यय एन बी से कम होकर एम ए हो गया। मतलब हमारा पहले कुल व्यय ज़्यादा था, अब कम हो गया एम ए। मतलब कीमत बढ़ने से कुल व्यय कम हो जाए तो उसको बोलते हैं मांग की लोच इकाई से अधिक। अब तीसरी अवस्था वो यहाँ पे है ED लेस देन 1। टीई वक्र का जो EC पार्ट है वो इकाई से कम लोच दर मांग को प्रकट कर रहा है। इससे ये पता लगता है कि जब वस्तु की कीमत ओ क्यू थी तो हमारा कुल व्यय क्या था? क्यू सी। जब वस्तु की कीमत कम होकर ओ क्यू से ओ पी हो गई, कुल व्यय भी कम होकर पी डी हो गया। तो इस केस में क्यू सी ज़्यादा है और पी डी कम है। मतलब वस्तु की कीमत ओ क्यू से ओ पी हो गई तो कुल व्यय क्यू सी से कम होकर पी डी हो गया। कीमत कम हो गई, कुल व्यय भी कम हो गया, तो इसको बोलते हैं मांग की लोच इकाई से कम लोच दर मांग। तो ये आपका डायग्राम है। ये आपकी अब कुल व्यय विधि पूरी हो चुकी है। ये पूरी विधि अच्छे ढंग से कर लेना। आगे डिस्कस हम कल करेंगे। अगली जो विधियाँ आएंगी उसको कल डिस्कस करेंगे।